प्रेम शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ की चेतावनी अब्बाजान और चाचाजान के अनुयायियों को किसकी ओर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकेत? मुख्यमंत्री का संकेत स्पष्ट तौर पर जो इस देश में, इस प्रदेश में सीएए के नाम पर अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा, ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेगा, जो कोई अराजकता फैलाएगा, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ेगा, उसके लिए स्वाभाविक तौर पर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का दायित्व है कि वो ऐसे अराजक शक्तियों के खिलाफ, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ उनको चेतावनी दें। और स्वाभाविक तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अराजक शक्तियों को चेतावनी देने का काम किया है कि आप उत्तर प्रदेश में उपद्रव करने की कोशिश ना करें, आप अराजकता फैलाने की कोशिश ना करें, आप धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश ना करें। यह तो संविधान सम्मत बात की है आदरणीय योगी जी ने। देखिए गौरव साहब, ध्रुवीकरण की राजनीति करने की मोनोपोली तो सिर्फ भाजपा के पास है, ये आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है इस बात को। अब योगी की बात से आप कुछ समझ सकते हो कि कितनी घबराहट, बौखलाहट उनके अंदर आ गई है, क्योंकि वो समझ गए कि इस बार उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनेंगे और भाजपा हारेगी इंशाअल्लाह। अब रहा सवाल हमारा वहां जाना, तो बिल्कुल हम तो फर्स्ट डे से बोलते आ रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तकरीबन 100 सीटों पे हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है कि हमारा ग्रास रूट लेवल पे 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, हम जीतेंगे, वहां पर कामयाब होंगे। तो इनके पेटों में दर्द हो गया। अब लोग सवाल करते हैं योगी से कि आप बताइए पिछले 5 साल में सिवाय उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के आपने क्या काम किया? उनके पास जवाब नहीं है। क्राइम रेट बढ़ गया, किस तरह कंट्रोल होगा? उनके पास जवाब नहीं है। पूरे देश को पता है कि बी टीम किसकी है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। बिहार इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये एक मौसमी पार्टी है जो आ जाती है, तो उससे ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बदहवासी में जगह जगह जाकर बोल रहे हैं, उन मुद्दों को भी जनता समझ रही है कि इनके पास उन तमाम सवालों के जवाब नहीं है। जिन वादे पर सरकार आई थी, झूठ बोलकर सरकार आने वाली सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। नौजवान पूछ रहे हैं रोजगार कहाँ है, महिलाएं हमारी पूछ रही है हमारी सुरक्षा कहाँ है, किसान पूछ रहे हैं दोगुनी आय कहाँ है, उत्तर प्रदेश पूछ रहे हैं विकास कहाँ गायब है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, मंत्री कहीं अपनी गाड़ी से रौंदवा रहे हैं, तो कहीं थप्पड़ मारने वाले को जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो कहीं कोर्ट में गोलियां चल रही है, अपराध में नंबर 1 हो गया। ये मामला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में मनीष तिवारी के बयान को, चूंकि गठबंधन की सरकार आपकी चल रही है कांग्रेस के साथ इस वक्त महाराष्ट्र में, कैसे देख रही है एनसीपी? इसका बेहतर जवाब तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन रक्षा मंत्री जी दे सकते। लेकिन मैं एक बात खासतौर से इस पे कहना चाहता हूं कि जिस 26/11 का जिक्र मनीष तिवारी जी ने अपनी किताब में किया है, उसमें जो एक शहीद थे हेमंत करकरे जी, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो अपने बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ना मैं उन्हें देशभक्त मानती हूँ और ना मैं उन्हें शहीद मानती हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल इस ढंग से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सुरक्षा के ऊपर और बाकी की चीजों पर। आज तक उनमें से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, ठीक है, आदरणीय प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान पर ना तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की, ना उनकी निंदा की। तो मैं ये सोचता हूं कि इनको इस मामले में बात कहने का अधिकार ही नहीं है। ब्रजमोहन जी, सब कुछ जाने दीजिए, कांग्रेस को तो विश्वास नहीं है हमारे सैनिक पे, लेकिन तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने वक्तव्य दिया कि हमारी वीर सेना, और वो तब भी उतनी वीर थी, वो जवाब देना चाहती थी, अनुमति क्यों नहीं दी गई? कांग्रेस ने वीर सेना के हाथ क्यों बांधे? क्या ये पाकिस्तान प्रेम था या हमारी वीर सेना पे कांग्रेस को विश्वास नहीं था? मैं आपकी हर बात का उत्तर बाद में दूंगा, लेकिन क्या आप आज देश के साथ नहीं खड़े? अगर इतनी बड़ी एक तथ्य का खुलासा हो जाता है तो हमें पूछना पड़ेगा कांग्रेस की अध्यक्षा से कि ऐसा क्यों हुआ। नेतृत्व संशय में था कि कार्रवाई हो या ना हो, क्योंकि मनमोहन सिंह थे कठपुतली, उनको काम नहीं करने दिया गया और जानबूझ के सॉफ्ट एटीट्यूड के कारण इस देश को टेररिज्म का दंश लगातार झेलना पड़ा। आज जो पुलवामा हुआ, उसके बाद एक डेटरेंट कैपेसिटी हमारी डेवलप हुई है। डरते हैं लोग कि अगर इस तरह से करोगे तो वापस घर में घुस के मारेंगे। कांग्रेस को यह बात कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन वो इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकती कि अगर 26/11 के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया होता तो उसकी हिम्मत
शायद इतनी न बढ़ती, लेकिन एक्शन के नाम पर होता यह था कि केवल बायलैटरल क्रिकेट को खत्म कर दिया जाता था। 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने 160 से ज्यादा भारतीयों की जान ली। यह बात साबित हो गई कि लश्कर के 10 आतंकी अरब सागर के रास्ते कराची से मुंबई पहुंचे। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई को 60 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। जिंदा आतंकी अजमल कसाब ने कबूल किया कि साजिश में उसका हाथ था और वो पाकिस्तान का रहने वाला था। लश्कर चीफ हाफिज सईद मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था, लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा। मनमोहन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने से मनमोहन सरकार के हाथ बांधे थे? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक किताब लिखी थी, अ प्रॉमिस्ड लैंड। इसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि मनमोहन सिंह बहुत परेशान थे जब उनकी मुलाकात 26/11 के बाद उनसे हुई थी, और उन्होंने कहा था कि मुंबई आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से कोई कदम नहीं उठाया गया था, उसे लेकर उनकी सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। ओबामा ने यह भी लिखा था कि मनमोहन सिंह को डर था कि मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ने से मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। बराक ओबामा के दावे से यह समझा जा सकता है कि मनमोहन सरकार में जो नीति थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति पर कहीं हावी तो नहीं हो रही थी। इस वजह से मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान पर कोई जवाबी हमला नहीं किया था, जबकि अमेरिका ने 9/11 अटैक के बाद साबित किया था कि इतने बड़े आतंकी हमले के बाद वो किस हद तक जा सकता है।